राजा तसीम पेश करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट 1950 से एक सिविलियन बालादस्ती की मूवमेंट को लेकर आगे बढ़ रही है। मैं पीएफजे की कुर्बानियों का जिक्र नहीं करूँगा, आप सब की आदत आगाह है। तो मेरी सबसे पहले चंद क्वेश्चन भी होंगे और फिर अपनी बात भी होगी। क्या हम ये जो मूवमेंट लेकर चल रहे हैं, इस मूवमेंट का मकसद सिविलियन बालादस्ती की बहाली है या सिर्फ खान साहब की रिहाई तक ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि माजी की 3-4 बड़ी मूवमेंट जिसके बारे में तमाम दोस्त कहते हैं कि लोग मायूस हैं पाकिस्तान के इदारों से, लोग हमसे भी मायूस हैं कि 77 में जो मूवमेंट शुरू हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला और वो मूवमेंट ख़त्म हो गई, क्या उसके बाद सिविलियन बालादस्ती आ गई थी? उसके बाद आ जाए चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ अदलिया की आज़ादी की एक मूवमेंट शुरू हुई। इफ्तिखार चौधरी साहब तो बहाल हुए, तो क्या अदलिया आज़ाद हो गई थी? फिर एक वोट को इज्जत दो मूवमेंट चली, रिजीम चेंज हुआ, क्या उसके मकासद पूरे हुए? ये वो चीज़ें हैं जिसको लेकर जब आप बात करते हैं तो जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, सिंध से मेरे भाई साहब दोस्त बैठे हुए हैं, लोग उस वक़्त MRD की तहरीक क्या तहरीक थी, जिन लोगों ने खुद सोजियाँ की, जो लोग कुर्बानी के फंदे को चूम कर झूमते थे, वो सब हमारे सामने हैं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? अभी हमारे दोस्त बात कर रहे थे कि आज 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम अदलिया में जो कुछ हुआ, आखिरी जो आलमी दर्जाबंदी की रिपोर्ट आई थी वो 2023 में आई थी, जिसमें पाकिस्तान का नंबर 140 में से 130वां था। उस वक्त तो 26वीं तरमीम नहीं आई थी, 27वीं तरमीम नहीं आई थी। क्या उस वक्त हमारी अदलिया कोई दूध और शहद की नहरें बहा रही थी? क्या उस वक्त ये विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही थी? इसी तरह मीडिया कल भी क्राइसिस में था, पाबंदियों के शिकार था, आज भी है। 2024 में जो दर्जाबंदी हुई, मीडिया में पाकिस्तान का नंबर 180 में से 152 था, 152 था। तो क्या हमने जो माजी की तहरीकें चलाई, उस तहरीकों के नतायज के दौर पर जब जो हुकूमतें आईं, क्या वो इस सारे सिस्टम से बरी ज़िम्मा है कि आज अदलिया जिस हालत में है? क्या 126वीं तरमीम ना आती तो क्या इस अदलिया से लोग मुतमईन थे कि या क्या ये अदलिया अपना काम कर रही थी? पीका पहले नवाज शरीफ साहब लेकर आए, फिर उसमें जो थोड़ी बहुत बोलने की आज़ादी थी वो PTI ने ख़त्म की, और जो रही सही थी वो मौजूदा दौर ने बिल्कुल ख़त्म कर दी। तो इसलिए एक तो मेरी तमाम ज़ुबान से गुजारिश होगी कि अब भी जो बेनिफिशरी चंद लोग होंगे इस सिस्टम से, 1000 होगा, 2000 होगा, 5000 होगा, आम आदमी बेनिफिशरी नहीं है। लेकिन वो सोचता है कि मैं किसके लिए बाहर निकलूंगा? क्या मेरे बाहर निकलने से, क्या मेरे बेरोजगार होने से, क्या मेरी लाठी खाने से,
मेरे कोड़े खाने से, मुझे शाही किले में जाने से क्या आने वाली नस्ल का कोई भला होगा या एक चेहरा तब्दील होगा कि एक चेहरा उतरेगा, दूसरा आएगा, दूसरा उतरेगा, तीसरा आएगा, तीसरा उतरेगा, चौथा आ जाएगा। तो इसलिए मेरी तमाम ज़ुबान से गुजारिश है कि पाकिस्तान इस वक्त जहां खड़ा है, जिस बंद गली की तरफ हम जा रहे हैं, मीडिया को भी इदराक है, वकला को भी इदराक है, ट्रेड यूनियन को भी इदराक है, तमाम पॉलिटिकल वर्कर को इदराक है। मैं पॉलिटिकल वर्कर की बात कर रहा हूं, मैं लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं। तो इन हालात में अगर हमको ऐसा रोड मैप दे देते हैं कि जो आर्जी नहीं है, जिसका मकसद किसी एक को हुकूमत से उतार कर दूसरे के लिए सीढ़ी फराहम करना नहीं है, तो फिर तलबा का, पाकिस्तान के आम शहरी का इत्माद भी हम पे आ सकता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि तमाम ज़ोबा जब बैठेंगे, ज़ाहिर है इतनी बड़ी गैदरिंग में यही बातें हो सकती हैं। अगर आपने किसी हिकमत अमली की तरफ बढ़ना होगा तो फिर जब आप बैठेंगे तो हम अपनी प्रपोजल पे के साथ आएंगे। तो मैं तो बस आखिरी इसी बात पे ख़त्म करूँगा, तमाम ज़ोमा को मुखातब करते हुए, हमको आज़ादी मिली भी तो कुछ इस तरह नासिक जैसे कोई पिंजरा कब्रे से उठाकर शहर में रख दे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जनाब अफजल भट्ट साहब, एक बड़ा नाम और बिलखसूस PFU